गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? बताओ भाई। कुछ बच्चे सोच रहे थे कि सुबह क्लास होगी 7 बजे। गुड इवनिंग जगवीर जी। तो कुछ बच्चे एएम पीएम में अंतर नहीं समझ पाए। वो मैसेज कर रहे थे सुबह क्लास के लिए। राधे राधे राजीव नंदन जी। दया जी गुड इवनिंग। मैं बढ़िया हूँ जगवीर जी, आप लोग बताइए। जय हिंद। जय हिंद दया जी। गुलशन जी नमस्ते सर जी, इस टाइम पर क्लास होती है, प्लीज टाइम चेंज। पवन जी किस चीज की क्लास होती है इस टाइम अब? भाई क्लास किसी न किसी बैच के किसी टाइम होती ही रहती है। बात ये है ना। किस किस की प्रॉब्लम सॉल्व करे भाई, सभी बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है। गुड इवनिंग विक्रम निधि जी, आयुषी, जय जगत। आज ऑफिस था सर, तो अच्छा हुआ कि आज शाम को लगा लिया आपने। ओके जगवीर जी। राजीव नंदन जी क्लास का टाइम आप लोग सुबह 8 से 9:30। सुनील जी कॉन्टैक्ट नंबर पढ़ाएंगे, अभी वेट करो बेटा। अभी थोड़ा टाइम लो, थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ लो। वो थोड़ा सा क्योंकि काफी बच्चों को उसमें दिक्कत होने वाली है, तो पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए केमिस्ट्री में, फिर उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है? सर पूरी रात पढ़ा दो। अभी सही है। देखो कुछ कह रहे हैं, चलो आप सुबह चेक किया करो, या मैं ग्रुप पे मैसेज कर दिया करूँगा डेली क्लास की टाइमिंग ऐसे कर लो। सुनील जी बार बार मैसेज ना करें भाई, क्वांटम नंबर बताया तो थोड़ा केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस तो आ जाए। पहले ये तो लगे हाँ ये चीजें हमें आने लगी। केमिकल बॉन्डिंग एसिड एसिड बेस सोल्ट स्टार्ट करेंगे, उससे पहले केमिकल बॉन्डिंग होगा संजीव जी। सिलेबस बहुत बड़ा है। मैं बढ़िया हूँ आनंद जी। आप पेशेंस तो रखिए, सिलेबस बहुत बड़ा है भाई, ऐसे इतनी जल्दी तो कोई कह रहा है ये करा दो, कोई कह रहा है ये करा दो। अब तुम्हारी मानने लगे तो किसी का भी टॉपिक पूरा नहीं होगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, सारी चीजें होंगी, ठीक है? सर क्वेश्चन भी चैप्टर वाइज करवा दीजिए। क्वेश्चन आप लोग करोगे भाई? सर आपको जी पढ़ा दो, सब समझ में आ जाता है। क्वेश्चन आप लोग करोगे भाई, जितने मैं अच्छे क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कराता हूँ। जहाँ जो क्वेश्चन आप गलत करोगे ना, वो मैं यहाँ कराता हूँ, ठीक है? विक्रम जी थोड़ा सा सिलेबस का ओवरव्यू चाहते हो? चलो सिलेबस आज पहली बार बता ही देता हूँ, सिलेबस का ओवरव्यू सुनो। सिलेबस लिखना तो सुनो। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये है सिलेबस। अब पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। कोई भी चैप्टर सीक्वेंस को जरूरी नहीं कि यही फॉलो हो, इस चीज का ध्यान रखना। सेकंड चैप्टर होगा आपका गैसेज, जो हम स्टार्ट कर चुके हैं। फिर आएगा रेडियो एक्टिविटी। फोर्थ केमिकल बॉन्डिंग। ये बहुत छोटा है केमिकल बॉन्डिंग, ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन भी बता दूं आप लोगों को, इसमें टेंशन ना लो, ठीक है? एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। 10 कंपाउंड पढ़ेंगे इसमें हम, ठीक है? यूजेस और उनके फॉर्मूले। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कोलाइड्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है? गैसेज है जी, सेकंड पर गैसेज। कल से क्या पता, कोशिश करेंगे कि आपको जो कह रहे थे ना स्क्रीन में नीचे आ जाए, आज उसको रात को ट्राई करके देखेंगे, कल से नीचे भी आ जाएंगे, क्या पता, ठीक है? चलो कलर चेंज कर देते हैं जी। राइटिंग इस पर ही खराब आती है, वैसे राइटिंग तो मेरी बहुत अच्छी है, आप लोगों ने देखी होगी। अच्छा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कोल एंड पेट्रोलियम। अच्छा भाई। मेटल नॉन मेटल। आगे देखो, आयरन का टॉपिक पढ़ेंगे।
इसी में रस्टिंग ऑफ आयरन इसी में आ जाएगा, ठीक है, आयरन वाले में। एलोइज ओर्स जो होती हैं, ओर्स मैं यहीं पर पढ़ा दूंगा आप लोगों को, मेटल नॉन मेटल में और यहीं पर पढ़ा दूंगा इसके अंदर, ठीक है। आयरन हो गया, एलोइज हो गई, ठीक है, स्टील, ग्लास, बैटरी, मोल कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ाएंगे भाई, इक्विलिब्रियम से आज तक एक ही क्वेश्चन आया पेपर में, ठीक है, वो क्वेश्चन ही बता दूंगा, एक ही क्वेश्चन आया था, जिससे क्वेश्चन आया है वो सब नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, बैटरी हो गई आपकी। एक चीज और बतानी थी, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, पॉलीमर, ठीक है, और बताओ एक टॉपिक। हाँ, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर देखो, ये आप यूट्यूब से करोगे। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर जो है, मेरा यूट्यूब चैनल जो है ना, इससे करोगे आप। ये मैं यहाँ नहीं कराऊंगा क्योंकि वहाँ डिटेल में मैंने करा रखा है, ठीक है। तो ये 18वां वाला जो है ना, ये मेरे यूट्यूब चैनल से करोगे आप लोग, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। अब देख लो, अब किसी को कोई लगता है कि सर ये टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक नहीं, अभी बता दो। हाँ, पीरियोडिक टेबल तो रहेगा ही भाई, सही बात है, पीरियोडिक टेबल। तो जो टॉपिक होते जाए ना, वो आप टिक करते जाना, ताकि लास्ट में जब मैं आपसे पूछूं कौन सा टॉपिक नहीं हुआ हो, तब मुझे बता देना। बताओ और कोई टॉपिक। सोप एंड डिटर्जेंट एसिड बेस्ड सोल्ट में आ जाएंगे विक्रम जी, ठीक है, एसिड बेस्ड सोल्ट में आ जाएंगे सर। अब किसी को लगता हो, देख लो इतने टॉपिक कोई टीचर नहीं पढ़ाता होगा आप लोगों को। सर जी वॉल्यूम कम आ रही है, थोड़ी सी बढ़ा दो वॉल्यूम। ओके रोयल जी, और बताइए, जल्दी बताइए, ये आपका सिलेबस है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विक्रम जी, कोई क्वेश्चन नहीं आते उससे, यहाँ नहीं है वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें नहीं आता कोई क्वेश्चन आपका। एक दो टॉपिक कोई होगा, छोटा मोटा कोई होगा माइंड, अभी कई बार ऐसा हो जाता है बीच बीच कुछ टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक जो होते हैं वो बीच में नोट लिखवा के करवाता रहता हूँ। हाँ, ये है ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन लिख देता हूँ इसको मैं, या ऑक्सीडेशन नंबर, ये वाला मैं करवाऊंगा, टेंशन ना लो। ये सारे टॉपिक कराता हूँ मैं साइंस स्पेशल में। दो तीन टॉपिक अब की बार ऐड किए हैं, पहले नहीं कराए थे, बट वहां पे आ जाते हैं सर, वहां पे आज ये मोस्ट वेलकम है भाई। जिन्हें देते हैं न्यूमेरिकल, जिससे आते हैं न्यूमेरिकल, किससे आते हैं, एक ऑक्सीडेशन नंबर वाले से न्यूमेरिकल बनेगा आपका, न्यूमेरिकल नहीं एक तरीके से, ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल जो ये आपके मोल कॉन्सेप्ट से बनते हैं बस, ठीक है, न्यूमेरिकल जो आपके बनते हैं वो सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट से बनते हैं, और किसी से नहीं बनते भाई। अरे मैटर की 3 स्टेट 5 स्टेट होते हो, लिखवा दूंगा बस, हो गया मैटर, वही है। मैटर की 5 स्टेट्स होती हैं, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आता है, वो लिखवाऊंगा बस। भाई ये नहीं हो सकता कि सारी चीजें हिंदी में भी लिखवाऊंगा, ये टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तब लिखवाऊंगा हिंदी में। सर तभी भी कितना टाइम लग जाएगा ये सारे चैप्टर पढ़ने में? 40 50 40 45 घंटे लगेंगे, टेंशन ना लो। हाँ हिमांशी जी, हिंदी में पढ़ा देंगे, टेंशन ना लो। ये तो सिलेबस लिखवाया है ना, सिलेबस जो कह रहे थे, एक बार बता देता हूँ। सर इंटरेस्ट आ रहा है अब केमिस्ट्री में, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल थैंक यू आयुष जी, और मजा भी आएगा। अब किसी को कोई लगता है ना ये टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक ने अभी बता दो, ठीक है, ये सब ने लिख लिया होगा। हाँ, मेटलर्जी भी लिख देते हैं, लो 21 पर है, इधर लिख देता हूँ मेटलर्जी। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये सारे पढ़ाऊंगा, अब बताओ और कोई। अब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू अनूप जी। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। अब कोई और किसी को लगता है कोई टॉपिक है सर ये नहीं पढ़ा है, केमिकल काइनेटिक्स नहीं होगा, केमिकल काइनेटिक्स नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। गुड इवनिंग चंदन जी। व्हाइट बोर्ड, चलो अगली क्लास में व्हाइट बोर्ड से कर लेंगे, फिलहाल कर लो भाई एडजस्ट, क्योंकि फिर टाइम लगेगा थोड़ा। मॉर्निंग में रखेंगे, थोड़ा सा इशू हो जाता है कई बार भाई, समझा करो। ये लैपटॉप भी फ्री नहीं रहता ना, मैम की भी क्लास चलती है।
आईयूसीजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आए तो हुई है, ये पॉलीमर हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, ठीक है। और हाइड्रो कुछ छोटे मोटे जो क्वेश्चन है वो साथ में लिखवा दूंगा मैं, शायद सैटरडे या संडे में 2 दिन तो आपकी व्हाइट बोर्ड पर चल सकती है, वीक में 2 दिन व्हाइट बोर्ड पर चलेगी, बाकी दिन इस पर चलेगी भी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गैसेस के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो नोबल गैसेस हमने स्टार्ट किया था, मैंने 2 पॉइंट आप लोगों को लिखवाए थे, ठीक है। नोबल गैसेस थे हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ओगोनेशन, ठीक है। अब पढ़ते हैं, ठीक है। अब डिस्टर्ब ना करें भाई, अब सुनो ध्यान से। तो 2 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए थे। नोबल गैसेज अक्रिय गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल, ठीक है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं करती, इसलिए नहीं बोलते थे हम नोबल गैस। दूसरा, ये स्टेबल होने की वजह से बॉन्ड नहीं बनाएंगे किसी के साथ, तो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो इसके अंदर कितने एटम्स होंगे, एक एटम होगा, और जिस गैस के अंदर एक एटम होता है उसे क्या बोलते हैं हम, मोनो एटॉमिक गैस। तो जितनी भी ये नोबल गैसेज हैं, ये सारी कैसी गैसेज है आपकी, मोनो एटॉमिक गैसेज, ठीक है। अब देखो, आयनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको एक्सेप्शन नहीं लिखवाई होगी शायद, एक काम करना, जहां भी आयनाइजेशन एनर्जी लिख रखी है, चलो बाद में बता दूंगा, क्लास के लास्ट में बात करेंगे उस पर, याद दिला देना जब क्लास खत्म होगा, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में कुछ बताना, एक एक्सेप्शन लिखवा दूंगा मैं आपको, वैसे भी बता देता हूँ, फ्लोरीन की नियोन से ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी छोड़ो इसको, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब एक बात बताओ, देखो अब हीलियम के अंदर कितने एटम्स है, एक है। अब अगर मान लो हम यहाँ पर एक सैंपल ले लेते, फॉर एग्जाम्पल एक बैलून है, ये एक बैलून है, इसके अंदर हीलियम गैस प्रेजेंट है, तो इसमें तो इसमें तो हीलियम के बहुत सारे एटम्स होंगे ना। अब एक बात बताओ, इन हीलियम एटम्स के बीच कोई बॉन्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अगर हम बात करें जैसे ये हीलियम एटम है, ये दूसरा हीलियम एटम है, इनके बीच कोई बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर दिखाई दे रहा है या नहीं, दिखाई दे रहा है या नहीं, नहीं दे रहा। तो जहां पर कोई भी, जिसका कोई नहीं होता उसका बताना एक बार, जिसका कोई नहीं होता उसका, अब मन में आ रहा होगा भगवान होता है ना, मूर्खों, जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में होता है, केमिस्ट्री में जहां पर कोई भी फोर्स नहीं होगा, जैसे यहां पर देखोगे कोई भी फोर्स नहीं दिखाई दे रहा, तो यहां पर प्रेजेंट होगा इनके बीच में वेंडरवाल फोर्स। तो जहां कोई भी फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा, वहां पर कौन सा फोर्स होगा, हमेशा वेंडरवाल फोर्स, ठीक है। अब देखते जाओ, ठीक है, वेंडरवाल फोर्स होगा हमेशा वहां पर। अब ये जो वेंडरवाल फोर्स होता है, अब जैसे हीलियम के अंदर भी वेंडरवाल फोर्स है, नियोन के अंदर भी वेंडरवाल फोर्स है, आर्गन के भी अंदर वेंडरवाल फोर्स है, तो सभी नोबल गैसेस के बीच में कौन सा फोर्स है, वेंडरवाल फोर्स है। और ये जो वेंडरवाल फोर्स होता है, ये डिपेंड करता है साइज पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज की, ठीक है। अब ये जो वेंडरवाल फोर्स होता है, सुनते जाना बस, ये वीकेस्ट फोर्स होता है, ये केमिस्ट्री का सबसे कमजोर बल है, वीकेस्ट फोर्स है, कमजोर बल है। तो अगर हम नोबल गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो इनके बीच कौन सा फोर्स है, वेंडरवाल फोर्स है, और वेंडरवाल फोर्स कैसा फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है। तो अगर ये वीकेस्ट फोर्स है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम, कम होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिख देता हूं सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप सुरेंद्र जी सीजियम के होते हैं, जिनोन के होते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किससे पूछा गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में पोलोनियम के दिखा देते हैं, तो क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट होता है, ये क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, वैसे टेंशन ना लो, लिखो। तो यहां पर थर्ड पॉइंट लिखोगे आप नोबल गैसेस में, बिटवीन नोबल गैस, इस तरीके से लिखो, नोबल गैसेस हैविंग, नोबल गैसेस हैविंग, नोबल गैसेस हैविंग, नोबल गैसेस हैविंग लो वैल्यू ऑफ, लो वैल्यू ऑफ, लो वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, लो वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट due to the due to the presence of, due to the presence of van der Waals forces, due to the presence of van der Waals forces, due to the presence of van der Waals forces, ठीक है। हिंदी में लिखोगे,
अक्रिय गैसों के मध्य, अक्रिय गैसों के मध्य, अक्रिय गैसों के मध्य, अक्रिय गैसों के मध्य वेंडरवाल बल साइंटिस्ट के नाम पर है, ठीक है, हिंदी में इसका यही नाम है। अक्रिय गैसों के मध्य वेंडरवाल बल होता है, अक्रिय गैसों के मध्य वेंडरवाल बल होता है, जो कि एक कमजोर बल है, जो कि एक कमजोर बल है, जो कि एक कमजोर बल है। इसीलिए 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 अक्रिय गैसों का क्वथनांक, इसीलिए अक्रिय गैसों का क्वथनांक, इसीलिए अक्रिय गैसों का क्वथनांक सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? अक्रिय गैसों का, ठीक है। और ये डायग्राम बना लेना, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद इसे नोट कर लेना, ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। सर मैंने आपका इससे पहले वाला भी बैच लिया था, तो सर उससे मेरे सभी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए। थैंक यू सो मच गुरुजी, ये बैच मैंने रिवीजन के लिया है। ओके सुरेंद्र जी, देख सकते हो सभी लोग, ठीक है। ये साइंस स्पेशल दोबारा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो ये पढ़े हैं इन्हें पता है कि जो मैं पढ़ाता हूँ उससे सब क्वेश्चन सोल्व होंगे, पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है। तो आप ट्रस्ट रखें, नोट कीजिए, इसको नोट करते बताइए। राम राम मिथिलेश जी, ठीक है। पीडीएफ कब आएगा एक बात बताओ, ये मैं जो इतना लिखवा रहा हूँ मैं पागल हूँ क्या यार? अगर आपको पीडीएफ ही देना है तो मैं लिखवाऊँ, लिखवाने की जरूरत क्या है? आप साथ के साथ नोट्स बनाओ, मेरी बात मान लो, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पीडीएफ, अगर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ तो मिल जाएगी, उसकी टेंशन ना लो, लेकिन उसमें इतना कंटेंट नहीं मिलेगा जितना मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा आप लोगों का। इस चीज को समझो, जिसको सिलेक्शन लेना है ना वो नोट्स खुद बनाए, ठीक है। सर आपका समझाने का तरीका बेस्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू इमरान जी। सर एक क्वेश्चन था कि किसी का सी और सी क्रोमियम 4s2 क्यों नहीं था? दीपांशु जी दोबारा देखिए वीडियो को, मैंने एक्सेप्शन है, मैंने बताया था आपको ये एक्सेप्शन है, ठीक है। स्पीड नहीं होती है, इंडेक्स से देखना पड़ता है। हाँ थैंक यू। चलो आगे देखो। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो नोबल गैसेज हैं, हीलियम और नियोन में से, इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सर नहीं चाहिए पीडीएफ, हाँ बहुत बढ़िया, बताइए लोग जल्दी। हीलियम और नियोन में से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? हीलियम और नियोन में से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? सर एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन लगाया, सब बन गया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी लगाइए। हीलियम, हीलियम, जल्दी बताइए। श्याम जी कह रहे नियोन, आनंद जी हीलियम। अब मेरी बात सुनो, देखो अब ध्यान से सुनना, हीलियम और नियोन दोनों के अंदर, इन सभी के अंदर क्या है? वेंडरवाल फोर्सेज है ना, ठीक है। और वेंडरवाल फोर्सेज जो होते हैं, देखो वेंडरवाल फोर्सेज जो होते हैं किस पर डिपेंड करते हैं? साइज पर डिपेंड करते हैं। अब इसी तरीके से आप बनाओगे, देखो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, ये मैंने आपको बता भी रखा है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ाऊंगा अभी। जैसे जैसे नीचे जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या करता है? परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक साइज क्या करता है? बढ़ता है, घटता है, इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। अगर एटॉमिक साइज बढ़ा तो वेंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगे, यानी कि एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या हुआ? वेंडरवाल फोर्सेस बढ़े। तो वेंडरवाल फोर्सेस बढ़ने का मतलब वेंडरवाल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गए। तो अगर आप हीलियम और नियोन को कंपेयर करो तो नियोन का साइज ज्यादा है, तो साइज ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर वेंडरवाल फोर्सेस जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे। तो वेंडरवाल फोर्सेस नियोन के अंदर स्ट्रॉन्ग है, हीलियम के अंदर कमजोर है, ठीक है।
तो वेंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज होंगे, तो वेंडरवाल फोर्स इंक्रीज होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, क्वथनांक बढ़ेगा। इसको नोट कर लीजिए और बताइए। दीपक जी वो एडेसिव फोर्स है, लिजार्ड जो वाल पर चिपक जाती है वो एडेसिव फोर्स है, ठीक है। किसी को डाउट हो पूछना तो बताओ जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट कीजिए एक बार। हाँ जी ठीक है, नो सर ऑल क्लियर, चलो ओके आगे देखो। अब इन नोबल गैसेस के यूजेस पढ़ते देखो, मजा आ जाएगा आप लोगों को। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा था ना पहले, अब उसको सब समझ में आएगा। हेडिंग डालो हीलियम। अब हम इस हीलियम के यूजेस पढ़ते हैं। गुड नाइट अभिषेक जी। अरे मूर्खो, ये सोने का टाइम नहीं है, ये पढ़ने का टाइम है, सिलेक्शन हो जाएगा। हेडिंग डाल लो फर्स्ट हीलियम। अब मुझे एक बात बताओ, हीलियम का यूज कहाँ करते हैं? नहीं वैल्यू नहीं पूछेंगे जगवीर जी। हाँ जी बताइए, हीलियम का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? आप लोगों ने पढ़ा हुआ, कुछ कुछ चीजें आपने गलत भी पढ़ रखी होंगी, बताओ जल्दी। अरे सर जी मैंने सोचा सुबह 7 बजे से आपकी क्लास। चलो कोई नहीं, बताइए भाई जल्दी। हाँ बैलून में यूज करते हैं, बहुत बढ़िया। तो पहले इसी यूज को ले लेते जो आप लोग बता रहे हो, ठीक है। सर मैंने पटना में प्लेटफॉर्म कोचिंग में पढ़ा था, लेकिन इतना मस्त कंटेंट किसी ने नहीं दिया। हाँ जी संजीव जी, बहुत बढ़िया। पानी में गोताखोर, हाँ जी मानसी जी बिल्कुल सही है। सर बैलून में एयर, देखो एक श्याम जी ने बोला एरोप्लेन के टायर्स में, तो ध्यान रखना एरोप्लेन के टायर्स में हीलियम गैस का यूज नहीं होता, वो पहले यूज होता था। अब एरोप्लेन के टायर्स में कौन सी गैस यूज होती है? नाइट्रोजन, ठीक है। आएंगे इस पर भी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एसएससी का भी और हर एग्जाम का फेवरेट है। पेपर में आपसे पूछा जाता है बैलून के अंदर कौन सी गैस होती है, एसएससी में तो ये क्वेश्चन 3 बार आया है, ठीक है। बैलून में कौन सी गैस होती है? हीलियम, ठीक है। एक बार एसएससी ने पूछ लिया कि हीलियम गैस का यूज क्यों करते हैं, और जो आप बोलोगे पेपर का पहला ऑप्शन ही यही होगा, बताओ हीलियम गैस का क्यों यूज करते हैं बैलून में? हाँ जी, हीलियम गैस का यूज क्यों करते हैं बैलून में? आप बोलोगे हल्की होती है, लाइटर होती है। पेपर का पहला ऑप्शन ही यही मिलेगा, है ना। तो जैसे ही आपको ये ऑप्शन मिला, आपने किया जय सिया राम, और फिर एसएससी का रिप्लाई रिप्लाई आया कुछ ऐसे। फिर आप बोलोगे एसएससी गलत पढ़ाती है ना। देखो, मैंने पढ़ाया था सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन ही गलत है, इससे हल्की तो हाइड्रोजन है ना, तो ये तो ठीक नहीं है, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हीलियम गैस का यूज क्यों करते हैं, हाइड्रोजन का यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि देखो हाइड्रोजन जो होती है ये कंबस्टिबल गैस होती है, ज्वलनशील गैस होती है। हाइड्रोजन कैसी गैस है आपकी? कंबस्टिबल गैस है, ज्वलनशील गैस है। अगर इसको आप बैलून में फिल करोगे तो क्या होगा? बैलून में आग लग जाएगी, आपके अरमान वहीं ठंडे हो जाएंगे, ठीक है। तो बैलून में आग थोड़ी लगानी है, उसे तो उड़ाना है, तो इसका तो यूज नहीं कर सकते ना हम। तो इसलिए हम हाइड्रोजन का यूज नहीं करते, हम करते हैं हीलियम का। अब हीलियम का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन के बाद जो हल्की गैस आती है वो कौन सी है? हाइड्रोजन के बाद हल्की गैस कौन सी है? हीलियम। दूसरा, ये रिएक्शन करती है या नहीं? नहीं करती। तो हीलियम जो है ये सबसे हल्की नॉन कंबस्टिबल गैस है, सबसे हल्की अज्वलनशील गैस है, इसलिए इसका यूज करते हैं हम बैलून्स में। आया कुछ समझ में? आया या नहीं? आ गया तो ठीक है, लिखिए, जिसको नहीं आया वो पूछ लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू फिल द, इट इज यूज्ड टू फिल द, इट इज यूज्ड टू फिल द gas balloons, it is used to fill the gas balloons because it is the lightest, because it is the lightest, because it is the lightest non combustible gas, because it is the lightest non combustible gas,
बिकॉज इट इज द लाइटेस्ट नॉन कंबस्टिबल गैस। देखो मैंने लाइटेस्ट के साथ एक चीज लिखवाई है, नॉन कंबस्टिबल। जितनी भी नॉन कंबस्टिबल गैस है उनमें सबसे हल्की ये गैस है। वैसे हल्की नहीं है, वैसे तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन जो सबसे हल्की नॉन कंबस्टिबल जो गैस है वो है आपकी हीलियम। हिंदी में लिखोगे इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग गुब्बारों में किया जाता है, इसका प्रयोग गुब्बारों में किया जाता है, इसका प्रयोग गुब्बारों में किया जाता है, गुब्बारों में किया जाता है, क्योंकि यह क्योंकि यह क्योंकि यह सबसे हल्की क्योंकि यह सबसे हल्की क्योंकि यह सबसे हल्की अज्वलनशील गैस है, क्योंकि यह सबसे हल्की अज्वलनशील गैस है। नोट करो। आर क्लास देखते हैं कितनी देर की होगी, वैसे तो 2 घंटे की बता रखी है आप लोगों को, ठीक है। अब आगे देखो, अब एक मेरी बात ध्यान से सुनो। सर फिजिक्स की अच्छी नहीं लगती क्लास, आप ये फिजिक्स की क्लास ले लीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए कैरियर वेल पर। नहीं, वैसे नितिन सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। नितिन सर अच्छे, बहुत अच्छे टीचर हैं। हाँ भाई, अब एक बात बताओ, जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? अब आप लोग बोलोगे ऑक्सीजन, है ना, क्योंकि बचपन में मैडम ने पढ़ाया होगा, और मैडम जो पढ़ा देती है वही ठीक रहता है आप लोगों के लिए, है ना। तो मैडम ने, क्योंकि मैडम से लगाव ज्यादा होता है, ठीक है, कहीं मैडम नाराज ना हो जाए, इसलिए मैडम जो बताती है वही आप ठीक मान लेते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब हम सांस लेते हैं तो हम सारी गैसेस लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं लेते। अब जिस रूम में आप बैठे हो वहां पर ऑक्सीजन नहीं, वहां पर क्या है, तो कौन सी गैस लेंगे? बोलोगे आप हमेशा एयर लेंगे, ठीक है। सर फिजिक्स की अच्छी नहीं लगती क्लास, आपको फिजिक्स की क्लास? हाँ जी। अब देखिए, तो जब भी हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? एयर लेते हैं। अब ऑक्सीजन क्यों नहीं ले सकते, उसका रीजन क्या है? ऑक्सीजन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो कैसी गैस होती है? आपकी कंबस्टिबल गैस होती है, ज्वलनशील गैस होती है। अगर आप ऑक्सीजन लोगे तो वो आग लगा देगी। अब ये मत बोलना आग तो पहले ही लगी हुई है ना। तो देखो, अगर गलती से आपने ऑक्सीजन ले भी ली, आप तो भगवान को प्यारे, मैडम किसी और के साथ, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? हम हमेशा एयर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये मैंने अब इस चीज को मैंने इसलिए बताया कि जब भी हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? हम लेते हैं एयर। स्कूबा डाइवर्स देखे आप लोगों ने? सेकंड पॉइंट देखो, स्कूबा डाइवर्स देखे? बताओ देखे हैं या नहीं? सभी ने देखे हैं। जिन्होंने इन्हें नहीं देखा होगा, इन्हें तो देखा होगा, है ना। हाँ, इन्हें ही बोलते हैं, ठीक है, इन्हें ही बोलते हैं हम। तो जब ये स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, जब ये सी की डेप्थ में जाते हैं, ठीक है, तो ये एक पीछे एक सिलेंडर रखते हैं। तो सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? तो देखो, उस सिलेंडर में गैस होती है आपकी ऑक्सीजन। लेकिन प्योर ऑक्सीजन तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन कैसी गैस है? कंबस्टिबल गैस है, ज्वलनशील गैस है, ठीक है। तो इसकी, तो इसलिए हमें इसके साथ एक किसी न किसी गैस को मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कौन सी गैस मिक्स करते हैं? बताओ। हम मिक्स करते हैं हीलियम। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में ये भी 3 बार आया है। अब क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन के साथ हमने हीलियम का ही यूज क्यों किया, किसी दूसरी गैस का यूज क्यों नहीं किया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्यों नहीं किया। अब एक बात बताओ, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते तो कौन सी गैस लेते हैं? एयर लेते हैं। एयर लेने में किसी को दिक्कत है तो पर्सन नॉर्मल नहीं है, उसको इलाज की जरूरत है, ठीक है। तो स्कूबा डाइवर भी यही सोचता है कि जब हम अर्थ के सरफेस पर एयर के साथ कंफर्टेबल हैं तो सी की डेप्थ में भी एयर के साथ कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। तो ये सोचकर वो पहले सिलेंडर के अंदर यूज करता है हीलियम। 1 मिनट वेट करना।
कपिल जी आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? ऐसे थोड़ी पढ़ाई क्यों नहीं होती? दुनिया पढ़ती है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू। देखो, जिस बच्चे को पढ़ना होता है ना, उसको अपने कंटेंट से मतलब होता है, सब समझ में आता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। तो स्कूबा डाइवर जो होते हैं वो यही सोचते हैं कि जब हम अर्थ के सरफेस पर एयर के साथ कंफर्टेबल हैं, तो सी की डेप्थ में भी एयर के साथ कंफर्टेबल होंगे। तो ये सोचकर पहले स्कूबा डाइवर सिलेंडर के अंदर यूज करते हैं एयर का। ठीक है। तो देखो, स्कूब ये हमारा सी है, ये जो मैं बना रहा हूँ डॉट डॉट, ये हो गया सी। ये समुद्र है आपका, है नहीं मान लो। ठीक है। तो जो स्कूबा डाइवर है, स्कूबा डाइवर ने अभी कौन स्कूबा डाइवर ने क्या किया? स्कूबा डाइवर ने यही सोचा कि जब हम अर्थ के सरफेस पर एयर के साथ कंफर्टेबल हैं, तो सी की डेप्थ में भी एयर के साथ कंफर्टेबल होंगे। तो ये सोचकर स्कूबा डाइवर ने पहले सिलेंडर के अंदर यूज किया एयर। अब उसके सिलेंडर के अंदर एयर है, और वो देखो वो सी की डेप्थ में जा रहा है। सिलेंडर है उसके पास, और वो समुद्र की गहराई में जा रहा है। ठीक है। सर ऐसे पढ़ाई होती है, ग्रेट सर। चलो एक बार मैं कमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, मेरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है। तो देखो, तो स्कूबा डाइवर जो है वो ऐसे सी की डेप्थ में जा रहा है। ठीक है। तो जैसे जैसे वो सी की डेप्थ में जाएगा, समुद्र की गहराई में जाएगा, उसके ऊपर वाटर का वेट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? बताओ जल्दी। जैसे जैसे सर रोज यही टाइम से क्लास चलेगी, बता देंगे भाई, अभी ये पढ़ो। भाई बोर्ड पे पढ़ाएंगे, कपिल बता तो दिया थोड़ा सा भाई, कोरोना इन चल रहा है। अब एक मिनट रुकना, स्कूबा डाइवर मुझे कॉन्सेप्ट बताना आप लोगों को। पहले एक बार ये देख लीजिए, वो यूज होने वाला था अभी। देखो, एक चीज बताओ, मैं आपको चीज समझाता हूँ पहले, तब ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तब आपको समझ में आएगा स्कूबा डाइवर का कॉन्सेप्ट। एक टर्म होती है सोल्युबिलिटी, घुलनशीलता। सोल्युबिलिटी, घुलनशीलता। ठीक है। देखो, सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर जैसे कंटेनर है, हमने दो कंटेनर लिए, ये हमारे पास दो कंटेनर है। ठीक है। दोनों में सेम लिक्विड है, सेम कंटेनर है, बिल्कुल सेम लिक्विड है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी की, सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर जो सोल्युबिलिटी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये गैस की सोल्युबिलिटी बता रहा हूँ। ठीक है। जो घुलनशीलता मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये गैस की घुलनशीलता के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलता हूं कि गैस की सोल्युबिलिटी ज्यादा है इस लिक्विड के अंदर, अगर मैं ये बोलता हूं कि ये कोई गैस है, इसकी सोल्युबिलिटी जो है वो लिक्विड में ज्यादा है, तो इस गैस का मैक्सिमम पोर्शन क्या होगा? लिक्विड के अंदर होगा। ठीक है। अगर मैं ये बोलता हूं कि इस गैस की सोल्युबिलिटी कम है, अगर मैं ये बोलता हूं कि जो गैस है इसकी सोल्युबिलिटी लो है, तो इसका मतलब क्या होगा? कि मैक्सिमम गैस, मैक्सिमम गैस इज आउट ऑफ द लिक्विड, इज आउट ऑफ द लिक्विड। तो सोल्युबिलिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? अगर गैस की सोल्युबिलिटी ज्यादा है तो वो लिक्विड के अंदर होगी, और अगर गैस की सोल्युबिलिटी कम है तो गैस क्या होगी? लिक्विड से आपकी बाहर होगी। ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है। तो मैं अब इसको कंक्लूड कर देता हूं। बिल्कुल देखो, अब समझना भाई अच्छे से, बिल्कुल। अरे सागर जी, व्हाट्सएप के क्वेश्चन का आंसर आपको भेज तो दिया था भाई। किसी के क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो दोबारा पूछ लेना। मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो दो तरीके बता रहा हूं, देखो। सोल्युबिलिटी अगर लो है, तो इसका मतलब क्या होगा? मैक्सिमम गैस, मैक्सिमम गैस इज आउट ऑफ द लिक्विड। ठीक है। और अगर मैं बोलता हूं सोल्युबिलिटी हाई है, गैस की सोल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? मैक्सिमम गैस, मैक्सिमम गैस इज प्रेजेंट
मैक्सिमम गैस इज प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, अब ये मत बोला सर ये हिंदी में लिख दो, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं बस। मैक्सिमम गैस इज प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी, अगर गैस की सोल्युबिलिटी कम होगी तो गैस लिक्विड से बाहर होगी, और अगर गैस की सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो गैस लिक्विड के अंदर होगी। ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किस गैस की सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी सोल्युबिलिटी कम होगी। अब एक बात ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये दो कंटेनर है, ठीक है, दोनों सेम कंटेनर है और दोनों में सेम लिक्विड प्रेजेंट है, दोनों में सेम लिक्विड प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर भी हम ऑक्सीजन गैस को डिजोल्व करा रहे हैं और इसके अंदर भी ऑक्सीजन गैस को डिजोल्व करा रहे हैं। इसके ऊपर वेट रखा हमने 50 kg, ठीक है, और इसके ऊपर वेट रखा हमने 200 kg। इस वाली गैस को 50 kg से प्रेस किया जा रहा है, सेकंड वाले केस में गैस को 200 kg से प्रेस किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें 200 kg में ज्यादा फोर्स लगेगा, तो ज्यादा फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस लिक्विड के अंदर चली जाएगी, और अगर ये लिक्विड के अंदर चली गई तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ना सोल्युबिलिटी। ठीक है, तो देखो हमने यहां से यहां जाने पर क्या किया है, हमने वेट बढ़ाया है, तो वेट बढ़ाने से क्या हुआ, सोल्युबिलिटी घुलनशीलता बढ़ी। तो यानी कि वेट और सोल्युबिलिटी में कैसा रिलेशन होगा, सोल्युबिलिटी जो होती है, घुलनशीलता जो होगी, सोल्युबिलिटी जो होती है, घुलनशीलता जो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपकी वेट के, भार के। वेट बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ी। ठीक है, तो यानी कि घुलनशीलता और वेट में कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको किसने बताई, बचपन में मैडम ने बताई होगी, सर ने बताई होगी, है ना, लेकिन ये सबसे पहले बताई थी हेनरी ने। इसको बोलते हैं हेनरी लॉ। इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अब इस स्टेटमेंट में किसी को दिक्कत है तो बताओ, फिर मैं वो स्कूबा डाइवर वाली स्टेटमेंट बताता हूं आपको। सागर जी दोबारा भेज दीजिएगा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है भाई आपका। हाँ सुरेंद्र जी करवाऊंगा, मैंने आज की क्लास में सिलेबस लिखा है। ठीक है, जो आज लेट आए हैं तो क्लास को स्टार्टिंग से देख ले, मैंने जो जो इस बैच में कराऊंगा वो सारा सिलेबस लिखा है। ठीक है, किसी को डाउट हो जल्दी बताओ भाई, आगे करते हैं फिर। दोबारा भेज देना सागर जी, भाई कितनी बार बोलूं। सर मेरा साइंस में 2 नंबर से 69,000 भर्ती में रुक गया। तो पहले नहीं पढ़ी होगी ना, पहले भाई बेटा एक बैच ले लेते तो कोई दिक्कत थोड़ी आती। ठीक है, सूरज वीडियो को दोबारा देख लेना भाई, अब पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लग गया, मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, तो स्कूबा डाइवर की बात कर रहे हैं हम। स्कूबा डाइवर क्या सोचता है कि जब हम अर्थ के सरफेस पर हैं तो एयर के साथ कंफर्टेबल है, तो ये सोचकर वो करता क्या है कि वो ये सोचता है कि जब अगर हम समुद्र में जाएंगे तो समुद्र में भी एयर के साथ कंफर्टेबल होंगे। तो ये सोचकर सिलेंडर में पहले उसने यूज किया एयर का। क्यों सोचकर उसने एयर का यूज किया है, क्योंकि वो सोचता है कि अर्थ के सरफेस पर, पृथ्वी की सतह पर जब हमें एयर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो समुद्र की गहराई में भी एयर से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सोचकर वो सी की डेप्थ में जा रहा है। तो जैसे जैसे वो सी की डेप्थ में जाएगा उसके ऊपर वाटर का वेट जो है ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। वाटर का वेट ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर वेट इंक्रीज करेगा तो इसके इंक्रीज होने से क्या होगा, सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो सोल्युबिलिटी किसकी बढ़ेगी, गैस की सोल्युबिलिटी बढ़ेगी ना। और सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस है, एयर। एयर में सबसे ज्यादा मात्रा में 2 ही गैस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो दोनों गैस ब्लड के पास पहुंचेंगी। ब्लड के अंदर एक पिगमेंट मिलता है हीमोग्लोबिन, और ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसका काम क्या होता है, ये गैस कैरियर होता है। गैस कैरियर का मतलब क्या है, जो भी गैस इसके पास आएगी ये सेल्स को वही गैस ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो देखो जैसे ही स्कूबा डाइवर सी के अंदर गया तो जैसे जैसे वो समुद्री गहराई में जाएगा उसके ऊपर वाटर का वेट बढ़ता जाएगा। वेट बढ़ने से गैसेस की सोल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो गैस की सोल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी किस में, लिक्विड में। तो हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड कौन सा, ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर गैसेस की सोल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। और गैसेस कौन सी हैं, जो सिलेंडर में होंगी, और सिलेंडर में कौन सी हैं, एयर। एयर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये दोनों गैस ब्लड के पास पहुंची। ठीक है,
और ब्लड के अंदर प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करता है या ऑक्सीजन के साथ, तो ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ। तो जैसे ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो यहां से कंपाउंड बनाता है ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब इसका काम क्या है, ये सेल्स को गैस ट्रांसफर करता है। तो जो भी गैस इसके पास होगी ये सेल्स को वही गैस ट्रांसफर करेगा। अब इसके पास कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, तो ये सेल्स को ऑक्सीजन गैस ट्रांसफर करता है। तो जितनी ऑक्सीजन ब्लड में आई वो हेमोग्लोबिन के साथ जुड़कर किसके पास पहुंच गई, सेल्स के पास पहुंच गई। तो ब्लड में कौन सी गैस बचेगी, नाइट्रोजन। तो ये देखो ये डायग्राम बना रहा हूं मैं यहां पर, इस केस का डायग्राम ये है। तो अभी इस ब्लड के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है आपकी, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कलर चेंज कर देता हूं दिखाने के लिए। तो देखो ये रही नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन, ब्लड के अंदर ये है नाइट्रोजन। अब सेकंड केस देखो, ये तो गया फर्स्ट केस। अब जब ये स्कूबा डाइवर वापस अर्थ सरफेस पर आएगा, तो जब ये वापस आएगा तो वेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेट आपका कम होगा, वेट डिक्रीज होगा। अगर वेट डिक्रीज हुआ तो सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब ये जो सोल्युबिलिटी है किसकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, एक मिनट होल्ड रखना भाई, एक मिनट। तो उसी लास्ट मैंने आप उसी दिन करा था, लास्ट क्लास में बोल के आया हूँ बच्चों को पता गया था पूरा। और इन दो बच्चों को वैसे बोल देता वो सोचता है सब कुछ जैसे साइंस फीचर वाला इसमें करा दूंगा। मैं क्लास में था भाई, मैं क्लास की बात कर लूंगा। हाँ भाई सर, गैस बॉडी में कैसे चली गई, गैस बॉडी में कैसे चली गई, जब स्कूबा डाइवर क्या होता है, सिलेंडर होता है ना, उसके पीछे एक बार कंप्लीट स्टेटमेंट कर लो फिर बताता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे ही वो सरफेस पर आएगा तो वेट डिक्रीज होगा, वेट डिक्रीज होने से क्या होगा, सोल्युबिलिटी घटेगी। तो सोल्युबिलिटी किसकी डिक्रीज होगी, जो गैस आपकी ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, और ब्लड के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। तो यहां पर बात करते हैं अब हम, ठीक है। तो हम यहां पर बात करते हैं, तो यहां पर कौन सी गैस प्रेजेंट थी, नाइट्रोजन प्रेजेंट थी। अब इसकी सोल्युबिलिटी कम होगी तो ये क्या करेगी, बाहर आएगी। अगर सोल्युबिलिटी कम होगी तो नाइट्रोजन गैस बाहर आएगी। तो जब नाइट्रोजन गैस बाहर आएगी तो जहां पर नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट थी वो जगह उसकी खाली हो जाएगी ना। जैसे आप लोग में जहां पर बैठे हो, आप अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले जाओ तो आपकी जगह तो खाली हो जाएगी ना। तो उसी तरीके से जब ये नाइट्रोजन, ये वाली नाइट्रोजन ब्लड से बाहर आएगी तो इसकी जगह खाली हो जाएगी। इस खाली जगह को बोला जाता है बबल। इस बबल से बॉडी में होता है पेन, और इन पेनफुल इफेक्ट्स को बोलते हैं बैंड्स। ये नॉर्मल पेन नहीं है, ठीक है, इससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर स्कूबा डाइवर एयर को लेके जाता है समुद्र की गहराई में तो क्या होता है, बबल बनते हैं, बबल होने से बॉडी में पेन होता है जिससे उसकी डेथ हो सकती है। तो यहां से पता चलता है कि समुद्र की गहराई में हम एयर के साथ कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी को तो एयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट कौन सी गैस की है, ऑक्सीजन की। लेकिन प्योर ऑक्सीजन हम ले नहीं सकते, इसके साथ हमें गैस मिक्स करनी पड़ेगी। तो कौन सी गैस मिक्स करोगे, जो अंदर जाकर रिएक्शन करे, अंदर जाकर रिएक्शन ना करे, रिएक्शन ना करे, या बोल सकते हो कौन सी गैस मिक्स करोगे जिससे पेन प्रोड्यूस हो या पेन प्रोड्यूस ना हो, पेन प्रोड्यूस ना हो। अब पेन प्रोड्यूस होने का रीजन क्या था, बबल का बनना। और बबल क्यों बना था, किस लिए बना था बबल, जब पहले सोल्युबिलिटी बढ़ी बाद में सोल्युबिलिटी घटी, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी गैस है जो ब्लड में डिजोल्व ही ना हो, या डिजोल्व हो तो थोड़ी बहुत हो, तो अगर गैस ब्लड के अंदर डिजोल्व होगी ही नहीं, या थोड़ी बहुत डिजोल्व होगी, तो उससे बबल बनेगा नहीं, बनेगा। और बबल नहीं बनेगा तो पेन भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी गैस का यूज करें जिससे बबल ना बने। तो बबल कब नहीं बन रहा है, बबल कब नहीं बन सकता, जब सोल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है। और सोल्युबिलिटी कैसे पता करें, किस गैस की सोल्युबिलिटी कम होगी, उसके लिए बताएगा हेनरी। किस गैस की सोल्युबिलिटी कम होगी, जिसका वेट कम होगा। और सबसे कम वेट कौन सी गैस का है, कि कौन सी गैस का है, मूर्खो हाइड्रोजन।
लेकिन ये कंबस्टिबल है, ये ज्वलनशील है, इसका यूज नहीं कर सकते। इसके बाद हल्की गैस कौन सी आती है? हीलियम। तो हीलियम की ब्लड में सोल्युबिलिटी कम होती है, इसलिए इसका यूज करते हैं हम, इसलिए स्कूबा डाइवर इसका यूज करते हैं सिलेंडर्स में। आया कुछ समझ में या नहीं? बताओ जल्दी, फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एक बार मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, ठीक है? इस स्टेटमेंट को लिख लो पहले, ठीक है? फिर जिसको समझ में ना आए वो बता देना, मैं दोबारा लिखवा दूंगा, ताकि जिन बच्चों को समझ में आ चुका होगा वो तब तक नोट कर लेंगे अपना। तो सेकंड पॉइंट लिखोगे, स्कूबा डाइवर, स्कूबा डाइवर कैरी mixture of, carry mixture of, carry mixture of oxygen plus helium in the cylinder, in the cylinder, because of low solubility, because of low solubility, because of low solubility of helium in the blood, because of low solubility of helium in the blood। हिंदी में लिखोगे, गोताखोर, गोताखोर सिलेंडर में, गोताखोर सिलेंडर में ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण रखते हैं, ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण रखते हैं, ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण रखते हैं, क्योंकि क्योंकि हीलियम की, क्योंकि हीलियम की, हीलियम गैस की रक्त में, हीलियम गैस की रक्त में, हीलियम गैस की रक्त में घुलनशीलता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, ठीक है? इसको नोट कीजिए। फिर सर ऑक्सीजन जैसे आपने बताया कंबस्टिबल गैस है, तो हीलियम के साथ इनकम्बस्टिबल क्यों हो जाता? हीलियम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होने देता भाई उसको, ठीक है? बताओ त्रिदीप जी, आप ये लोग कैरियर के पास जो ऑनलाइन जो आपको नंबर मिला होगा ना, उस पर कॉल करके बोल दीजिए जो ये इशू आया है। उसके बाद आप इसे नोट करना, ठीक है? मतलब ये नोट कर लो, जिसको ठीक लगे नोट करना कर लो, लेकिन ये हैंडल लो जरूर नोट करना है, ठीक है? उसके बाद ये प्रोसीजर जो है ये मैं करवाऊंगा, ठीक है? किसी को डाउट हो कुछ पूछना तो बताओ, एक बार 2 मिनट में आया, तब तक आप इसे नोट कीजिए। हाँ जी, किसी को डाउट हो कुछ पूछ रहा हो तो बताइए भाई जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी स्टेटमेंट को मैं पूरी बताऊंगा, अभी इतना नोट कर लीजिए एक बार आप। किसी को प्रोसीजर नोट करना हो तो ये रहा, 2 मिनट का टाइम आप कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। इसमें एक स्टेटमेंट में आप लोगों को ऐड भी करवाऊंगा अभी थोड़ा। आप लोगों की बात बताऊं, अगर बोर्ड पर पढ़ा रहा होता ना, तो बोर्ड पर तो ये चीज बहुत जल्दी कंप्लीट होती, वहां पर मैं इतना लिखता नहीं, बस ये लिखता और डिक्टेट करा देता। इस पर जो पढ़ा रहा हूँ ना, हिंदी में भी एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, वहां पर सारी स्टेटमेंट लिखना पॉसिबल नहीं होता,
इस टॉपिक में मैंने इतना टाइम खराब किया है, वहां इस टॉपिक को मैं 10 मिनट में कंप्लीट करा देता। तो टाइम तो मेरा ज्यादा लग रहा है, लेकिन मजबूरी है। लेकिन यहाँ से भी अच्छा समझ में आता है, मैंने क्लास करके देखी है खुद भी। कुछ काम था आनंद जी, वो थोड़ा काम था, फोन आया था, कुछ इशू था, उसके लिए। हैंडल लो फिर से। हैंडल लो ये कहता है भाई कि किसी भी गैस की जो सोल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेट के। ये आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, ठीक है। हाँ, गैस लो पढ़ाएंगे धीरज जी, इसमें पढ़ाएंगे गैस लो, ठीक है। सर बेस्ट है, थैंक यू संजीव जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब अगर आपसे देखो, क्वेश्चन पूछने के दो तरीके हैं। अगर स्कूबा आपसे पूछा जाए, स्कूबा डाइवर के पास जो सिलेंडर होता है, ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं, इसके पास जो सिलेंडर होता है, अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन कौन सी गैस होती है, तो आप आंसर दोगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। अगर आपसे कॉम्पोजिशन पूछता है तो तीनों गैस आप आंसर दोगे। लेकिन वो अगर आपसे पूछता है स्कूबा डाइवर सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिक्स करते हैं, ठीक है, स्कूबा डाइवर सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिक्स करते, तो आंसर दोगे आप हीलियम। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उस पर डिपेंड करेगा। अब देखो होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, जो नाइट्रोजन होती है ये 56% होती है। वैसे एयर में कितनी है, 78% है। तो कुछ परसेंट तो कम कर दिया, जिसकी वजह से पेन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए भाई, अब आगे देखते हैं फिर। सागर जी कहाँ दे रखा है 8:1, कहाँ दे रखा है ये रेशो हाइड्रोजन का यहाँ से? अच्छा, मास का रेशो पूछ रहे हो क्या? ये किसी ने क्वेश्चन पूछा है, ये मेरी बात, ये उसके लिए बता रहा हूँ, आप लोग ना देखें। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने देखा तो था भाई, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। तो फ्री हो तो, वो बिजी था इसलिए नहीं दे पाया आंसर। सुन लो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मास का रेशो ना देखो, हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया है। एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, एक, तो दो का कितना हो जाएगा, दो, ठीक है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो दो का कितना हो जाएगा, 32। तो आंसर ये आएगा 1:16, 1:8 नहीं आएगा। हाँ, ठीक है सागर जी, मास का रेशो ये आएगा 1:16। उत्सव जी लंबा चलने वाला, अगले महीने, अगले पूरे महीना चलेगा, खत्म हो जाएगा अगले महीने में। डेली क्लास लूंगा, अगर डेली क्लास चलती रही तो अगले महीने में खत्म हो जाएगा। मतलब मेरा टॉपिक तो हो ही जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते। अब आप थर्ड पॉइंट देखो, अस्थमा के पेशेंट्स देखे होंगे आप लोगों ने, देखे होंगे ना। तो अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो सांस लेने के लिए किसका यूज करते हैं, फुसफुस का, है ना। हाँ, वो इनहेलर जिसे साउंड आती है फुसफुस की, ठीक है। तो वो जो फुसफुस होता है उसमें, उसके अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, अब ध्यान से सुनना। जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, एयर लेते हैं, ठीक है। तो अस्थमा के पेशेंट्स को क्या है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यानी कि उसे एयर से प्रॉब्लम हो रही है। ये जो एयर है ये उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी को तो एयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट कौन सी गैस की है, ऑक्सीजन की। लेकिन प्योर गैस, लेकिन प्योर ऑक्सीजन तो हम ले नहीं सकते क्योंकि कंबस्टिबल है, तो इसके साथ हमें गैस मिक्स करनी पड़ेगी। तो कौन सी गैस मिक्स करोगे, जो अंदर जाकर रिएक्शन करे या अंदर जाकर रिएक्शन ना करे, अंदर जाकर रिएक्शन ना करे। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए 7 नोबल गैसेज हैं, वे रिएक्ट नहीं करती, तो सातों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उनमें से हमें बेस्ट यूज करनी है, सबसे बेस्ट कौन सी होगी। तो एक बात बताओ, जब हम सांस लेंगे तो हल्की गैस आसानी से अंदर जाएगी या भारी गैस आसानी से अंदर जाएगी, हल्की गैस आसानी से अंदर जाएगी। तो सबसे हल्की अनरिएक्टिव गैस कौन सी है, हीलियम। अनरिएक्टिव गैस होने की वजह से अस्थमा के पेशेंट्स यूज करते हैं ऑक्सीजन के साथ हीलियम का। तो लिखोगे, अस्थमा पेशेंट्स, अस्थमा पेशेंट्स, अस्थमा पेशेंट्स takes takes mixture of takes mixture of oxygen plus helium, oxygen plus helium। हाँ, बस इस तरह लिखोगे, हिंदी में लिखोगे, अवरोधित, अवरोधित, अवरोधित शोषण से पीड़ित रोगी, अवरोधित
श्वसन से पीड़ित रोगी ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण ग्रहण करते हैं। ठीक है, किसी को डाउट कुछ पूछना हो देखो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सन के सरफेस पर कौन सी गैस प्रेजेंट होती है आपकी? कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? हाइड्रोजन और हीलियम। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे ऑन द सरफेस ऑफ सन, ऑन द सरफेस ऑफ सन, ऑन द सरफेस ऑफ सन हाइड्रोजन प्लस हीलियम आर प्रेजेंट, हाइड्रोजन प्लस हीलियम आर प्रेजेंट। हिंदी में लिखोगे सूर्य की सतह पर, सूर्य की सतह पर, सूर्य की सतह पर, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस मिलती हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये किस रेशियो में मिलती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम में किस रेशियो में मिलेंगी? 2:1 या 1:2? किस रेशियो में मिलती है? बताना आंसर एक बार। हाँ जी, वो NF होता है विक्रम जी, जल्दी बताओ। सागर जी वो गलत है, मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है। मूर्खों, ये ना 2:1 होता ना ये 1:2 होता है, ये रेशियो होता है 3:1। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा इस रेशियो को। देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो रेशियो होता है ना, मैंने बताया कितना होता है, ये 3:1। अब अगर आपसे परसेंटेज पूछी जाए तो परसेंटेज कितनी होगी? 75 होगी। लेकिन एक्चुअल में एक्चुअल परसेंटेज जो होती है ये 70% होता है, ये आपका 30% होता है। तो रेशियो कितना आना चाहिए? 7:3। लेकिन आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा 7:3, तो आपको इनमें अपने आप चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, जिससे इसके नियरेस्ट ऑप्शन बन जाए। तो मैंने क्या किया, इस 30 में से 5% इधर शिफ्ट कर लिया, आसानी से रेशियो बन गया। तो एग्जैक्ट परसेंटेज कितनी होती है? हाइड्रोजन की होगी 70, हीलियम की होगी 30। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन देख के आंसर लगाना कौन सा होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो व्हाइट पेन से लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ तक नोट कर चुके हो। अब आगे देखो, अब मैंने कहा कि जो एरोप्लेन के टायर्स हैं, ठीक है, एरोप्लेन के टायर्स में कौन सी गैस यूज होती है? एक मिनट रुकना बच्चों। ठीक है, चलो भाई। अच्छा एक बात बताओ सर, परवातर समझा नहीं अशरफ जी में क्या कह रहे हो आप? परवातर रोही, परवातारोही क्या होते हैं? अच्छा पर्वतारोही, हाँ जी हाँ जी। वहां प्रेशर का कॉन्सेप्ट में भाई सागर जी, आपको आपने जो क्वेश्चन सेंड किया दोबारा सेंड, दोबारा एक बार मैसेज कर देना हाय का, मैं आपको आंसर दे दूँ। अभी बाकी बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, आप वो मैं आपने भेज रखे, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो देखो जो एरोप्लेन के जो टायर्स होते हैं, एरोप्लेन के जो टायर्स होते हैं
बचपन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ, इसके अंदर कौन सी गैस यूज होती है इनिशियली? इस तरीके से लिखोगे। अरे यार, इस तरीके मैं दोबारा लिखवाता हूँ इसको। देखो ऐसे लिखोगे, टायर्स ऑफ एरोप्लेन, टायर्स ऑफ एरोप्लेन। पहले इसमें कौन सी गैस का यूज करते थे हम? हीलियम का। इनिशियली यूज करते थे हम हीलियम गैस का, ठीक है। लेकिन अब हीलियम गैस का यूज नहीं करते, अब यूज करते हैं हम, अब कौन सी गैस का यूज करते हैं? अब यूज करते हैं नाइट्रोजन का, ठीक है। ये हीलियम का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अभी अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछना, तो बताओ। डाउट मैंने आप लोगों को नंबर दे रखा है, उससे पूछ लेना भाई। नहीं अरुण जी, अच्छा आपकी पहली क्लास है, चलो कोई बात नहीं, नंबर मैं दे दूं आपको। पीडीएफ, रंजन जी पीडीएफ भाई मैं लिखवा तो रहा हूँ सब कुछ आप लोगों को। पीडीएफ अपलोड हो जाएगी कैरियर बिल पर, वहां पर बोल दो, वहां पर वो अपलोड करेंगे उसको। मैं तो अपलोड नहीं करूँ, मैंने दे रखा उनको। लेकिन मैं आपको सिलेक्शन लेना, तो मैं फिर बार बार यही कह रहा हूँ कि जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ ना उसको लिख लीजिए, जिंदगी में परेशान नहीं होगे। अगर पीडीएफ के पीछे भागोगे ना तो हमेशा परेशान रहोगे, ठीक है। तो अब हेडिंग डालो नेक्स्ट। ये तो हो गया हमारा हीलियम का। अब नेक्स्ट गैस आती है हमारी नियोन। अब एक बात बताओ, डेंजरस सिग्नल आप लोगों ने देखे होंगे, खतरों के चिन्ह जो बोलते हैं होते हैं, ठीक है, देखे होंगे ना। हाँ, और एक होते हैं हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सिग्नल, ठीक है। तो ये किस कलर के होते हैं? एक मिनट चार्जिंग में लगा लो लैपटॉप को। हाँ, तो ये जो सिग्नल्स होते हैं ये किस कलर के होते हैं भाई? ये सिग्नल्स होते हैं आपके रेड कलर के। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ, इसे रेड कलर के, इन्हें रेड कलर का क्यों बनाया जाता है, लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? एक तो इनकी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। वेवलेंथ जो होता है, जो तरंग दैर्घ्य होता है, ये फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने लाइट में। तरंग दैर्घ्य जो होता है ये ग्रेटर होती है, वेवलेंथ ज्यादा। अब ये ग्रेटर होने से, अब ग्रेटर होने से इफेक्ट क्या पड़ेगा? देखो लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? ये ज्यादा दूरी से आसानी से दिखाई दे जाता है। मतलब जहां भी खतरा खतरा होगा, वो खतरे के चिन्ह को कैसे रंग का बनाया गया? लाल रंग का। क्यों बनाया गया लाल रंग का? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। वेवलेंथ ज्यादा होने से इफेक्ट क्या पड़ेगा? ज्यादा दूरी से वो आसानी से दिखाई दे जाएगा। दूसरा, इस कलर की जो स्कैटरिंग होती है, परकिरणन जो होता है, ये बहुत कम होता है। स्कैटरिंग, परकिरणन जो होता है ये लो होता है, ये बहुत कम होता है। तो इन दो रीजंस की वजह से इन्हें बनाया जाता है रेड कलर का, ठीक है। तो जब भी आपको रेड कलर दिखाई देता है, रेड कलर क्या संकेत देता है? किस चीज का संकेत देता है? खतरे का ना, डेंजर का संकेत देता है। तो इसलिए जब शादी होती है तो दुल्हन का जोड़ा भी रेड कलर का। तो जब शादी होती है समझ जाना खतरे की घंटी बज चुकी है ना। तो देखो, तो इन रीजंस की वजह से इन्हें बनाया जाता है रेड कलर का। और जो भी ये रेड कलर के सिग्नल्स होते हैं, इसके अंदर गैस कौन सी यूज की जाती है? आपकी नियोन। तो नियोन में फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन dangerous signals, it is used in dangerous signals, it is used in
डेंजरस सिग्नल्स एंड एडवर्टाइजमेंट सिग्नल्स। हिंदी में लिखोगे, इसका प्रयोग एक मिनट, हेलो, क्या दिक्कत आ रही है? हो जाएगा। तो लिखोगे इसका प्रयोग खतरों और विज्ञापन के चिन्ह बनाने में किया जाता है। ठीक है, लिख तो दिया भाई हिंदी में। आज ज्यादा डिस्टर्ब है सर, थोड़ा सा हो गया था भाई, कोई बात नहीं, कुछ एक काम अटका हुआ था तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा हो गया था। ठीक है, अब आगे देखो। अब इसके अलावा नियोन गैस का यूज और कहां कहां पर करते थे, अब देखो आगे सेकंड देखो। एक होती है डिस्चार्ज ट्यूब, पहले समझाता हूं फिर लिखवा दूंगा। एक होती है डिस्चार्ज ट्यूब, हिंदी में इसको बोलते हैं विसर्जन ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब देखिए आप लोगों ने, विसर्जन ट्यूब देखी है, लैब में देखी होगी है ना, तो मूर्खों लैब में होती ही नहीं, कहां से देखी होगी, कहां से देखोगे। आपने डिस्कवरी पढ़ी होगी कैथोड रेज की और एनोड रेज की, ठीक है, तो वहां पर एक डायग्राम देखा होगा 9th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और एनोड रेज, इस तरीके का डायग्राम होता था। ठीक है, तो ये जो ट्यूब होती है इसको बोलते हैं हम डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिस्चार्ज ट्यूब, विसर्जन ट्यूब। ठीक है, तो जब इसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया था कैथोड रेज और एनोड रेज का डिस्कवरी की गई थी, तो उस टाइम पर इसके अंदर गैस यूज की गई थी नियोन। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस यूज करते हैं, आंसर दोगे नियोन। एक होती है फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब को हिंदी में बोलते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब। ठीक है, तो ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, जो नॉर्मल ट्यूब लाइट होती है, इसे बोलते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी गैस यूज करते हैं, इसके अंदर नियोन यूज, बताओ नियोन यूज करते हैं या आर्गन करते हैं, जल्दी बताओ। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर कौन सी गैस यूज करते हैं, ए ऑप्शन नियोन है, बी ऑप्शन आर्गन है, क्या आंसर दोगे। अरे विक्रम जी बताइए जल्दी इसका आंसर। फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्वेश्चन पूछा गया फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस का यूज किया जाता है, ए ऑप्शन नियोन, बी ऑप्शन आर्गन। बी आर्गन, आर्गन मूर्खो दोनों का, इसके अंदर दोनों यूज दोनों प्रेजेंट होती हैं, नियोन भी होती है और आर्गन भी होती है। अब अगर इस दोनों में से पूछ लिया जाए नियोन प्लस आर्गन, इसमें से ज्यादा मात्रा किसकी होगी, ज्यादा मात्रा किसकी होगी, नियोन नहीं मूर्खो, ज्यादा मात्रा होगी आर्गन की। तो देखो अगर फ्लोरोसेंट ट्यूब में पूछा जाए कौन सी गैस यूज होती है, नियोन और आर्गन दोनों ऑप्शन में है, अगर बोथ है तो आंसर बोथ लगाओगे, अगर दोनों में से एक सेलेक्ट करना तो उसे सेलेक्ट करोगे जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, और दोनों में से किसकी मात्रा ज्यादा होती है, आर्गन की। ठीक है, तो लिखोगे इट इज यूज्ड, it is used in discharge tube
It is used in discharge tube and fluorescent tube. 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 में लिखोगे इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग विसर्जन ट्यूब, इसका प्रयोग विसर्जन ट्यूब और फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है। विसर्जन ट्यूब और फ्लोरोसेंट ट्यूब में, विसर्जन ट्यूब और फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है। विसर्जन ट्यूब और फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है। ठीक है सर, आप बहुत बढ़िया पढ़ा थे, थैंक यू सतीश जी। सलमान खान तेरे नाम। चलो देखो आगे, एक होती है बीकेंस लाइट। बीकेंस लाइट देखी आप लोगों ने? बीकेंस लाइट हिंदी में बोलते हैं बीकेन प्रकाश। देखा या नहीं? देखा तो होगा लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा। मिनिस्टर की गाड़ी पर जो लाल बत्ती होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम बीकेंस लाइट। आप चाहते हो आपकी गाड़ी पर लाल बत्ती हो? चाहते हो ना? गाड़ी है नहीं है ना? अभी बेरोजगार हो, समझा करो। अभी खुद की पर्सनल गाड़ी नहीं होगी और बत्ती होती भी तो क्या करते, फिर हाथ में लेके घूमना पड़ता है ना। तो देखो, एक तो आपको रोजगार चाहिए, है ना, दूसरा बीकेंस लाइट चाहिए, बत्ती वाली गाड़ी चाहिए, ठीक है। तो फिर इन दोनों के लिए क्या है? एम्बुलेंस। ठीक है, फीलिंग्स भी पूरी होंगी और नौकरी भी मिलेगी। ठीक है, तो ये जो बीकेंस लाइट होती हैं, इसके अंदर यूज किया जाता है नियोन गैस का। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे सॉरी, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन बीकेंस लाइट, इट इज यूज्ड इन बीकेंस लाइट। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग बीकेन प्रकाश में, इसका प्रयोग बीकेन प्रकाश में किया जाता है। इसका प्रयोग बीकेन प्रकाश में किया जाता है। अब जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देना। एटमॉस्फेयर में जितनी भी नोबल गैसेज है, जितनी भी अक्रिय गैस हैं, उन सभी गैसेज में से सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस मिलती है? जल्दी आंसर बताओ। भाई सुभाष जी, मैं कोई क्वेश्चन नहीं रखता अपने पास। इक्विवेलेंट वेट की यूनिट होगी, बिल्कुल जो मोलिकुलर वेट की यूनिट होगी वही इक्विवेलेंट वेट की यूनिट होगी। इमरान जी, ग्राम में लिख रहे हो तो ग्राम होगी। जैसे मैंने क्वेश्चन करा उसमें मैंने ग्राम में लिखते तो ग्राम होगी उसकी यूनिट। हाँ बहुत बढ़िया मनीष जी, अशरफी जी। तो एटमॉस्फेयर में जितनी भी नोबल गैसेज हैं, उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में होती है आर्गन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आर्गन। फर्स्ट पॉइंट लिखोगे इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन, it is present in the abundant amount, it is present in the abundant amount, in the abundant amount in atmosphere, in atmosphere among all noble gases, among all noble gases, among all noble gases। हिंदी में लिखोगे सभी अक्रिय गैसों में से, सभी अक्रिय गैसों में से, सभी अक्रिय गैसों में से यह गैस, यह गैस वायुमंडल में, यह गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मिलती है,
सबसे अधिक मात्रा में मिलती है, सबसे अधिक मात्रा में मिलती है, सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। दूसरा, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर कौन सी गैस यूज करते हैं? आर्गन। और फ्लोरोसेंट ट्यूब और जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर भी क्या होती है आपकी? आर्गन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इट इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब। हिंदी में लिखोगे, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग विद्युत बल्ब, इसका प्रयोग विद्युत बल्ब, इसका प्रयोग विद्युत बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है, विद्युत बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है। जल्दी नोट कीजिए। सर 12th केमिस्ट्री कवर हो जाएगी, उसके लिए बैच आएगा भाई जमील जी, इससे नहीं होगी भाई 12th की केमिस्ट्री, उसके लिए तो अलग से बैच आएगा, एकेडमिक्स का बैच लेना पड़ेगा, ठीक है। होंगी जी, कभी कभी होंगी। सुपर सर, थैंक यू राजीव रंजन जी। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड यूज कहाँ है? देखो कोरोना, मुखर्जी नगर में भी कोरोना फैल रहा है, ठीक है, तो मैं अब ज्यादा क्लास लेने जा नहीं सकता वहां पर। दूसरा, स्टूडियो पर अब कम ही टीचर्स की क्लास चलती है, तो सेफ्टी भी जरूरी है, तो 2 दिन मैं जाऊंगा, 2 दिन आपकी वहां पर क्लास लूंगा, ठीक है। देखो वेल्डिंग गैस, पहले जो वेल्डिंग गैस यूज होती थी, इनिशियली वेल्डिंग गैस कौन सी होती थी आपकी? एसिटिलीन। तो आप बुक्स में क्वेश्चन देखोगे ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वेल्डिंग गैस किसे बोलते हैं, तो वहां पर आंसर मिलेगा एसिटिलीन। लेकिन अब जो यूज होती है, अब इसका यूज नहीं होता, अब यूज होता है ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सीजन प्लस आर्गन। आर्गन मिलेगा ऑप्शन में, अगर आर्गन नहीं मिला तो कोई भी नोबल गैस आप देख लोगे, ठीक है। हाँ जमील जी, नंबर मिल जाएगा, दे देंगे, अभी वेट करो। नंबर ये है जो नंबर मांग रहे हैं, ठीक है। जिन बच्चों ग्रुप में ऐड भी नहीं, जो ग्रुप में ऐड होना हो तो अपना नाम और साइंस स्पेशल 7 लिख कर भेज देना, ग्रुप में ऐड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, which of the following substance can be used, can be used in the fluorescent tube, in the fluorescent tube, in the fluorescent tube। हिंदी में लिखोगे, निम्न में से, निम्न में से, निम्न में से किन पदार्थों का प्रयोग, निम्न में से किन पदार्थों का प्रयोग, निम्न में से किन पदार्थों का प्रयोग फ्लोरोसेंट ट्यूब में, फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जा सकता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में
किया जा सकता है। जगवीर जी, आप पूछ रहे हो जब वो टॉपिक चला गया। तो फर्स्ट ऑप्शन लिखोगे नियोन, आर्गन, नियोन, आर्गन। ठीक है, ऑप्शन लिखोगे नियोन प्लस सोडियम ऑक्साइड, आर्गन प्लस सोडियम ऑक्साइड, नियोन प्लस मरकरी वेपर, हिंदी में लिखोगे पारद वाष्प। आंसर बताओ जल्दी, क्या दोगे? बताओ। निधि जी डी, मनीष जी, अजय भी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मूर्खों, इधर देखो। देखो एक चीज बताओ, दो ऑप्शन यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो आप। कौन से दो ऑप्शन है जो करेक्ट होंगे? कौन से दो ऑप्शन करेक्ट होंगे जिसमें आर्गन होगा? क्योंकि नियोन की मात्रा क्या आर्गन से ज्यादा है, तो या तो बी करेक्ट होगा या डी करेक्ट होगा। ठीक है, अब डिसाइड करते हैं। सोडियम आप लोगों ने देखा हो तो सोडियम से कैसा कलर आता है? ब्लू कलर आता है या नहीं आता है ना? मूर्खों, कहाँ आता है? ब्लू नहीं आता, येलो आता है। ठीक है, तो ट्यूब में कहीं येलो कलर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अगर किसी को दिखाई दे रहा है तो आंखों का इलाज कराए, ट्यूब के अंदर येलो कलर नहीं होता। तो अगर हम आर्गन के साथ सोडियम ऑक्साइड यूज करेंगे तो फ्लोरोसेंट ट्यूब से कैसे कलर की लाइट आनी चाहिए? येलो कलर की आनी चाहिए, लेकिन येलो कलर की लाइट नहीं आती, यानी कि बी तो करेक्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में किसका यूज करते हैं? आर्गन प्लस मरकरी वेपर का। इसके नीचे नोट करके आप स्टेटमेंट लिखेंगे। देखो फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में आपको चीजें बताऊंगा अभी। पहले एक बात बताओ, स्ट्रीट लाइट्स आप लोगों ने देखी होगी, स्ट्रीट लाइट देखी होगी ना? हाँ, क्योंकि काम तो कुछ है नहीं, बेरोजगार हो, गलियों में घूमते रहते हो गया ना। तो स्ट्रीट लाइट का कलर कैसा होता है? येलो। तो येलो कलर की स्ट्रीट लाइट्स की बात कर रहे हैं। तो येलो कलर की जो स्ट्रीट लाइट्स होंगी, इसके अंदर कौन सा सब्सटेंस यूज होगा? सोडियम ऑक्साइड। तो पॉइंट लिखोगे इन स्ट्रीट लाइट्स ऑफ येलो कलर, नोट करके फर्स्ट पॉइंट, इन स्ट्रीट लाइट्स ऑफ येलो कलर, इन स्ट्रीट लाइट्स ऑफ येलो कलर, इन स्ट्रीट लाइट्स ऑफ येलो कलर, इन स्ट्रीट लाइट्स ऑफ येलो कलर sodium vapors are used, sodium vapors are used। हिंदी में लिखोगे गलियों में रोशनी के लिए, गलियों में रोशनी के लिए, गलियों में रोशनी के लिए जिन पीली लाइटों का प्रयोग किया जाता है, जिन पीली लाइटों का प्रयोग किया जाता है, जिन पीली लाइटों का प्रयोग किया जाता है उनमें सोडियम वाष्प भरे होते हैं, उनमें सोडियम वाष्प भरे होते हैं, उनमें सोडियम वाष्प भरे होते हैं, उनमें सोडियम वाष्प भरे होते हैं। ठीक है, गुलशन जी उनसे येलो कलर आता है इसलिए। ठीक है, और येलो कलर जो होता है आपको पता होगा, धुंध वगैरह में भी आसानी से दिखता है, इस वजह से। दूसरा देखोगे, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, इसके जो फ्लोरोसेंट ट्यूब थी हमारी, देखो यहां पर इसको ऐसे कर लो। अब देखो सेकंड पॉइंट, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में किसका यूज कर रहे हैं हम?
आर्गन प्लस मरकरी वेपर का, इसके अंदर क्या है, आर्गन प्लस मरकरी वेपर, आर्गन प्लस मरकरी वेपर। तो ये जो मरकरी वेपर होते हैं इसका नेचर कैसा होता है आपका, पॉइजनस। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो कौन सी ट्यूब है जिसके अंदर जहरीले पदार्थ का यूज करते हैं, वो कौन सी ट्यूब है जिसपे पॉइजनस सब्सटेंस यूज होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, सेकंड पॉइंट, इन फ्लोरोसेंट ट्यूब, इन फ्लोरोसेंट ट्यूब, इन फ्लोरोसेंट ट्यूब, इन फ्लोरोसेंट ट्यूब mercury is used, mercury vapor, mercury is used, mercury is used, which is a, which is a, which is a poisonous substance, which is a poisonous substance। हिंदी में लिखोगे, फ्लोरोसेंट ट्यूब में, फ्लोरोसेंट ट्यूब में, फ्लोरोसेंट ट्यूब में पारा, फ्लोरोसेंट ट्यूब में पारा जो कि एक जहरीला पदार्थ है। अब आगे आप लोग लिख लोगे, मैं बोल देता हूं, फ्लोरोसेंट ट्यूब में पारा जो कि एक जहरीला पदार्थ है का प्रयोग किया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में पारा जो कि एक जहरीला पदार्थ है उसका प्रयोग किया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में पारा जो कि एक जहरीला पदार्थ है उसका प्रयोग किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। सर हाइड्रोकार्बन एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन से टॉपिक में हो गया सर, प्लीज बता देते, लेट से वीडियो देखना शुरू किए थे। विराट जी मैंने सिलेबस डिस्कस किया था आज, अभी पढ़ाया नहीं है, तो स्टार्टिंग में सिलेबस डिस्कस किया था, तो स्टार्टिंग की 5 मिनट की 10 मिनट की वीडियो देख लेना, उसमें सिलेबस बता रखा क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तीसरा देखो, मजबूरी है मोनी जी, आप समझो, नहीं तो हम बोर्ड पर ही पढ़ा रहे थे। हाँ जी मनीष जी, सोडियम वेपर्स। अब एक बात बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, इस फ्लोरोसेंट ट्यूब में से कौन सी रेज निकलती है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एक्स रेज। कौन सी रेज निकलती है बताना। अशरफी जी चेंज हो जाती है टाइमिंग, देखते हैं शायद कल भी यही रहेगी। अजय जी विजिबल तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई, जल्दी बताओ फ्लोरोसेंट ट्यूब से कौन सी रेज निकलती है। रोयल जी वो अंदर होता है ना, इस ट्यूब के अंदर होता है इसलिए। हाँ जी सूर्यांश जी 9 बजे खत्म होगी या पहले भी खत्म हो जाए, देखते हैं। जिनोन का टॉपिक तक पढ़ना है, जिनोन का टॉपिक जब खत्म हो जाएगा तब तक पढ़ेगा, 9 ही बज जाएंगे तब तक। अब मैं एक बात बताओ, देखो इससे अल्ट्रावायलेट रेज निकल सकती है या नहीं, आप लोग बोलोगे नहीं क्योंकि हार्मफुल है ना, तो मोर को ध्यान से सुनो, यही निकलती है। ठीक है, अब ये बाहर नहीं निकलती, ट्यूब के अंदर जो ट्रेवल होता है ना वो अल्ट्रावायलेट रेज ट्रेवल करती है उसमें। ठीक है, ये मतलब है स्टेटमेंट का, तो लिखोगे फ्रॉम फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्रॉम फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्रॉम फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्रॉम फ्लोरोसेंट ट्यूब UV rays are emitted, UV rays are emitted, UV rays are emitted। हिंदी में लिखोगे फ्लोरोसेंट ट्यूब से, फ्लोरोसेंट ट्यूब से, फ्लोरोसेंट ट्यूब से, फ्लोरोसेंट ट्यूब से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालोगे क्रिप्टॉन, नेक्स्ट गैस आती है क्रिप्टॉन।
देखो क्रिप्टॉन का एक ही फेमस यूज है। क्रिप्टॉन का यूज कहाँ करते हैं? फोटोग्राफी की जो फ्लैश लाइट होती है ना, फोटोग्राफी की जो फ्लैश लाइट होती है, इसके अंदर इसका यूज किया जाता है। फोटोग्राफी की फ्लैश लाइट में इसका यूज करते हैं। अब फोटोग्राफी की फ्लैश लाइट में क्यों यूज करते हैं, सुनो। फेसबुक आप लोग चलाते होगे है ना, किसी न किसी को सर्च करते रहते होगे, काश कोई मिल जाए। जैसे ही कोई मिला या मिली, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करोगे, है ना। फिर वेट करोगे कब वो एक्सेप्ट होगी, है ना। और जिस दिन वो एक्सेप्ट हो गई, उस दिन खुशी की वजह से खाना नहीं खाओगे, उससे बातचीत करना पसंद करोगे, फिर बातचीत करोगे तो उससे मिलने का प्रोग्राम बनाओगे, है ना। और जब मिलने जाओगे तो उसे छुप छुप कर देखोगे, ठीक है, कि ये वही है, कोई और तो नहीं। जैसे ही आप उसे देखोगे, आप हो जाओगे बेहोश। अब ऐसा क्यों, आप बेहोश क्यों हो जाओगे? क्योंकि वहां आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, और फेसबुक पर जो आपको कुछ ऐसा दिखाई देता था। अब ये कैसे हुआ? क्रिप्टॉन गैस की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि ब्लैक को भी बना देती है बिल्कुल व्हाइट, ठीक है। तो इसलिए डीपी पर ध्यान ना दें। वो डीपी किसका कमाल है? क्रिप्टॉन गैस का, ठीक है। तो कैमरे की फ्लैशलाइट में कौन सी गैस का यूज करते हैं? क्रिप्टॉन। तो एक ही यूज है क्रिप्टॉन का, लिख लोगे, क्रिप्टॉन हेडिंग डाल लोगे, लिखोगे इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड इन द फ्लैशलाइट ऑफ, इट इज यूज्ड इन द फ्लैशलाइट ऑफ, इन द फ्लैशलाइट ऑफ फोटोग्राफी, इन द फ्लैशलाइट ऑफ फोटोग्राफी, इन द फ्लैशलाइट ऑफ फोटोग्राफी। हिंदी में लिखोगे इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग फोटोग्राफी की, इसका प्रयोग फोटोग्राफी की फ्लैशलाइट में किया जाता है। फोटोग्राफी की फ्लैशलाइट में किया जाता है। फोटोग्राफी की फ्लैशलाइट में किया जाता है। फोटोग्राफी की फ्लैशलाइट में किया जाता है, ठीक है। अब पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फोटोग्राफी की फ्लैशलाइट में कौन सी गैस का यूज करते, तो आंसर बता दोगे ना? पक्का ना? पक्का लिखना एक क्वेश्चन, बताना, लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस can be used, can be used, can be used in the flashlight of photography, in the flashlight of photography, in the flashlight of photography। हिंदी में लिखोगे निम्न में से, निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग, निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग, कौन सी गैस का प्रयोग, कौन सी गैस, यहां से लिख लो, ये देखो ये एज इट इज, कौन सी गैस का प्रयोग फोटोग्राफी की फ्लैशलाइट में किया जाता है, लिखो जल्दी। नहीं मनीष जी, अलग अलग होता है, जल्दी बताओ आंसर। क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, हाँ जी, बाकी लोग बताओ। सर्वन आर क्लासेस है ना भाई, मैं यहाँ देखो विदाउट माइक पढ़ा रहा हूँ। क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन। अच्छा ऑप्शन दे देता हूँ, पहले ऑप्शन तो लिख लो एक बार, अभी ऑप्शन दे देते हैं भाई, ऑप्शन नहीं दिया अभी आप लोगों को। देखो ऑप्शन लिखो, क्रिप्टॉन,
जिनॉन, रेडॉन, ऑर्गोनेशन। बताओ आंसर। मनीष जी 11th क्लास का बैच देखते हैं भाई, अब क्या कर रहे हैं कैरियर बिल वाले। आप मेरे कांटेक्ट में जुड़े रहिए, ठीक है। स्टार्ट होगा जल्दी। चलो कोई नहीं, चलो एक बार ये कर लो तो बस फिर अगली क्लास में कर लेंगे। आज ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बस, ठीक है। आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो 1.5 घंटा की क्लास रख लेंगे। जिनोन, जिनोन, क्रिप्टोन, ए बी, निधि जी ए, अजय बी, विराट बहुत बढ़िया। मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, आप लोग अपने फोटोग्राफ्स देखो, पहले वाले फोटोग्राफ्स देखो और अब वाले फोटोग्राफ्स देखो, तो कौन से ज्यादा अच्छे आते हैं? पहले वाले ज्यादा अच्छा है या अब वाले ज्यादा अच्छे हैं? अब वाले ज्यादा अच्छे आते हैं। यानी कि अब जो गैस यूज हो रही है उसकी इंटेंसिटी पहले वाले गैस से ज्यादा है, ठीक है। तो अब जो यूज होती है कैमरों में, फ्लैश लाइट जो यूज होती है, उसके अंदर जो गैस होती है वो होती है जिनोन। तो बोलोगे सर अभी तो आपने पढ़ाया था कि क्रिप्टोन होती है। मैंने पढ़ाया, बिल्कुल ठीक था, लेकिन क्रिप्टोन पहले यूज होती थी, अब क्रिप्टोन का यूज नहीं होता। अब किसका यूज होता है? जिनोन का। आप एलईडी कैमरे की फ्लैश लाइट पे देखना, लिखा होता है जिनोन फ्लैश, ठीक है। फिर बोलोगे सर क्रिप्टोन क्यों पढ़ाया? क्रिप्टोन इसलिए पढ़ाया बेटा, अगर जिनोन ऑप्शन में नहीं है तब आंसर क्या लगाओगे? क्रिप्टोन। अगर आपसे पूछा जाए फोटोग्राफी की फ्लैश लाइट में कौन सी गैस यूज होती है, आप आंसर दोगे जिनोन। जिनोन ऑप्शन में नहीं है तो फिर आंसर दोगे क्रिप्टोन, ठीक है। राहुल जी फिर रिकॉर्डेड भी तो देख सकते हो भाई। हाँ देखो, वो कह रहे हैं कि फोकस बिगड़ जाता है गैप से, रेगुलर रखना, वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं सर, 2 आवर पूरा, चलो ठीक है, तो देखते हैं आगे, पढ़ते हैं फिर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। उसमें 15 से सॉरी 18 या 17 या 18 क्वेश्चन होंगे उसमें, अब जो बताने वाला हूँ। सर चलने दीजिए, चलो आप लोग बोल रहे हो तो चलने देते हैं, ठीक है। अब देखो, नोट करके पॉइंट लिखोगे कुछ। अब ध्यान से सुने जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, शायद 15 या 17 क्वेश्चन है अब जो बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, विद्युत बल्ब जो होता है, पहला क्वेश्चन, इसके अंदर गैस कौन सी यूज होती है? अभी मैंने पढ़ाया था, इसके अंदर गैस यूज होती है आर्गन, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन भी होती है, तो नाइट्रोजन प्लस आर्गन दोनों, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको इन दोनों में से कोई एक मिल जाएगी, ठीक है। मजा आ रहा है सर, एफबी से कुछ याद आ गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, एक तार होता है इसके अंदर, ये जो फिलामेंट होता है, ये जो तार होता है, ये किस मटेरियल का बनता है? ये बनता है टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन, आपसे पूछा जाता है जो टंगस्टन होता है इसका सिंबल क्या होता है? टी होता है, टीजी होता है, टीएन होता है, टीयू होता है, टीएस होता है, क्या होता है? मूर्खों, कुछ नहीं होता इनमें से, डब्ल्यू होता है, ठीक है। अब टंगस्टन जो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, इसका गलनांक कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, ये होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। धातुओं में सबसे ज्यादा होता है ये, हाईएस्ट इन मेटल, धातुओं में सबसे ज्यादा, हाईएस्ट इन मेटल्स। नोट करते जाइए साथ के साथ। दूसरा देखो, एक होता है फ्लैश बल्ब, सॉरी, हाँ ठीक है, फ्लैश बल्ब देख लो, हाँ ठीक था वैसे तो। एक होता है फ्लैश बल्ब, फोटोग्राफी की जो फ्लैश होती है इसको बोलते हैं फ्लैश बल्ब। इस फ्लैश के अंदर, इसके अंदर भी एक फिलामेंट होता है, तो इसका जो फिलामेंट होता है ये किस मटेरियल का बनता है? इसका फिलामेंट होता है मैग्नीशियम का। तीसरा देखोगे, एक होते हैं हेलोजन बल्ब। हेलोजन बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, इसके अंदर होता है सोडियम, सोडियम प्लस नियोन,
ये यूज होता है हेलोजन बल्ब में। अब मैग्नीशियम से देखो और क्वेश्चन बता रहा हूं, फोर्थ, जल की जो कठोरता होती है, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, ये अलग से पढ़ा भी दूंगा, इसको लिखवा दूंगा, मतलब बीच में पूरी करा दूंगा। जल की कठोरता ये कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही, लास्ट में समराइज करा दूंगा। ठीक है, तो जल की हार्डनेस ऑफ वाटर है, ये दो मेटल की वजह से होती है। कौन कौन से मेटल है वो? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये दो तरीके की होती है, टेम्परेरी परमानेंट, आगे आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सी वाटर होता है, समुद्री जल होता है, सी वाटर में, समुद्री जल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा मेटल होता है? जल्दी बताओ, सी वाटर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा मेटल होता है? ये सभी ने पढ़ा होगा, इसके अंदर होता है NaCl, तो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है सोडियम। तो क्वेश्चन आपसे जब पेपर में पूछा जाता है कि सी वाटर में, समुद्री जल में कौन सा मेटल सबसे ज्यादा होता है, तो ऑप्शन में आपको सोडियम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सभी को पता है। तो देखो दूसरा ऑप्शन क्या मिल सकते हैं। अब ये जो सी वाटर है, ये हार्ड वाटर होता है या कठोर, हार्ड वाटर होता है या सॉफ्ट वाटर होता है? हार्ड वाटर होता है। और हार्डनेस किसकी वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। तो आपको ऑप्शन में या तो कैल्शियम मिलेगा या मैग्नीशियम। इतना नोट कीजिए, अभी आगे पढ़ाता हूँ, 3-4 पॉइंट और हैं इस तरीके से, नोट करते ही बता देना, नोटेड, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। नोट कर चुके हो? जल्दी बताओ। सर नोट कर लिया, अब आगे देखो, 6 पॉइंट देखो। फोटोग्राफी जो होती है, इसमें गैस कौन सी चीज होती है? जिनोन, ये पढ़ चुके हैं। अब ध्यान से सुनना, पहले आप लोगों ने देखा कैमरे में जो रील डलते थे, इसे बोलते थे फोटोग्राफिक फिल्म। तो ये जो फोटोग्राफिक फिल्म होती थी, ये एक मटेरियल की बनती थी, उस मटेरियल का नाम था सिल्वर ब्रोमाइड। तो फोटोग्राफिक फिल्म किससे बनती है? सिल्वर ब्रोमाइड से। इसका फॉर्मूला है AgBr। आप लोगों ने देखा होगा कि जब इस रील को क्लीन किया जाता था, तो एक सॉल्यूशन यूज करते थे, उस सॉल्यूशन के अंदर एक एसिड यूज होता था, उसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तीसरा, जब हम फोटोग्राफ पेपर पर लेके आते हैं, जब नेगेटिव से या इस रील से जब फोटोग्राफ्स बनाते हैं, तो फोटोग्राफ पेपर पर आता है, तो पेपर पर आता है तो वो चिपक जाता है ना, स्टिक कर जाता है। तो उसको चिपकाने के लिए जो सब्सटेंस यूज करते हैं उसे बोलते हैं फिक्सर। तो फोटोग्राफी में पूछा जाता है जो फिक्सर जो होता है वो कौन सा होता है? तो फोटोग्राफी में जो फिक्सर है वो होता है सोडियम थायोसल्फेट। ये आपके पेपर में आएगा, लिख लो चाहिए, सोडियम थायोसल्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोटोग्राफी में फिक्सर कौन सा यूज होता है? Na2S2O3, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप वोट डालने जाते हो, तो वो जो इंक होती है उसको बोलते हैं वोटर इंक। ये जो वोटर इंक है, ये किस मटेरियल की बनती है? ये बनती है आपकी सिल्वर नाइट्रेट की, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3, ठीक है। आगे देखो, आर्टिफिशियल रेन आप लोगों ने देखी होगी, आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा देखी होगी ना। अरे मूवीज में देखी होगी है ना, कि जब हीरो हीरोइन मिलते हैं तो माहौल बन जाता है ना। तो मूर्ख वो पाइप्स का यूज करते हैं। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आर्टिफिशियल रेन कराने में किस सब्सटेंस का यूज किया जाता है? तो आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए यूज किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का, AgI। जल्दी नोट कीजिए। बनते कैसे हैं इसकी जरूरत नहीं है राहुल जी। अशरफी जी, चलो मॉर्निंग में करते हैं, देखते हैं, बताते हैं।
जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बताना है। ये आप लोगों को पता होगा, एक होता है क्लोरोफिल, पर्णहरित। ठीक है, बायोलॉजी का टॉपिक है ये। क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसके अंदर मेटल कौन सा होता है, इसके अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम से एक चीज और बता देता हूं, एक होते हैं आपके फायर फाइटिंग क्लोथ्स, आग से लड़ने वाले वस्त्र, फायर फाइटिंग क्लोथ्स। ठीक है, ये आपके बनते हैं एस्बेस्टोज से, एक सब्सटेंस है एस्बेस्टोज। ठीक है, और इसके अंदर जो मेटल प्रेजेंट होता है ये होता है मैग्नीशियम। वो सभी बुक्स में इसका आंसर गलत दे रखा है, वो बताते हैं एल्यूमिनियम, लेकिन एस्बेस्टोस के अंदर होता है मैग्नीशियम। इस चीज का ध्यान रखना, बुक्स में आंसर गलत है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अब एक बात बताइए, नोबल गैसेज जो होती हैं ये स्टेबल होती हैं या अनस्टेबल, या काफी आज के लिए? अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं फिर अगला। ठीक है, हाँ ठीक है सौरभ जी, अगली यहां तक नोट कर लीजिए, बाकी अगली क्लास में रहते। किसी को डाउट? अच्छा, अब एक स्टेटमेंट लिख लेना बस। हाँ जी विराट जी, देखो एक चीज, जहां पर आयनाइजेशन एनर्जी है, एक चीज याद रखना, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नियोन। इस चीज का ध्यान रखना भाई। या बोल सकते हो, ये जो पीरियड है आपका, जो मैंने पीरियड लिखवाया था ना, कहां से, लिथियम, बेरिलियम, सॉरी, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनमें से सबसे मैक्सिमम इसकी होगी एक एक्सेप्शन है, इस चीज का ध्यान रखना, मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी। ये मैंने आपको बोला भी होगा, लिखवाया भी होगा, हाँ लिखवा रखा है मैंने, समझाते टाइम बताया था तुम्हें, ये एक्सेप्शन है। तो जहां आयनाइजेशन एनर्जी है, देख लेना, मैंने लिखवाया तो मुझे याद, तो बाई चांस अगर नहीं लिखवाया हो तो ये देख लेना। हम मॉर्निंग में क्लास रखो, कोई बात नहीं, मॉर्निंग में रख लेंगे भाई। ठीक है, तो आज की क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बताओ, कल इसके बाद स्टार्ट करेंगे। जल्दी बताओ, 1 मिनट 2 मिनट आप लोगों के पास, किसी को कोई डाउट पूछना हो तो। जैसे लिखवाए थे, चलो ठीक है, फिर लिखवाए थे तो आधो को तो पता ही नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास स्टॉप करते हैं। सर जी, जो पटाखे होते हैं वो कैसे रंग चेंज होते हैं? आएंगे राहुल जी, पटाखों में भी आएंगे, टेंशन ना लो, बम भी पटाएंगे, पटाखे भी पटाएंगे, टेंशन ना लो। सर शाम में नेट स्पीड अच्छा रहता है, ओके मनीष जी, देख लेंगे। चलो अब आप लोग बताइए, बाकी लोग कोई डाउट पूछना तो बताओ, फिर मिलते हैं। हाँ, स्ट्रोंशियम और बेरिनियम है, बेरियम है जी, ग्रीन कलर बेरियम से आता है। ठीक है, तो रेड कलर आपका स्ट्रोंशियम से आता है। हम मोर कोशिश करेंगे, चलो मॉर्निंग में रख लेंगे, कोई बात नहीं। कई बार यहाँ भी इशू हो जाता है ना भाई, लैपटॉप फ्री भी तो होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होता ना, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, आप लोग नहीं समझते। जैसे ही टाइम मिलता है हम आपको उसी टाइम में क्लास लेते हैं, और आप तो घर पे ही बैठे हो, किसी भी टाइम पढ़ लो, बात ये भी तो है। सर बीपीएससी टच नहीं कर रहे हैं, समझा नहीं? अरे दया जी, आप बीपीएससी कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ कोई भी एग्जाम दे लेना। बीपीएससी का तो सब बहुत लोअर लेवल है, उससे ज्यादा लेवल तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। बीपीएससी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक बार लगा के तो देखना। अभी तो हुआ स्टार्ट, कहाँ हुआ अच्छे से, अभी तो चीजें हुई कहाँ हैं। उन्हें दो, बीपीएससी कवर, बीपीएससी तो कवर हो जाएगा, बीपीएससी में तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, टेंशन ना लो।
राहुल जी बात करेंगे ना सर जी, बल्ब गर्म हो जाता है बट ट्यूबलाइट ज्यादा गर्म नहीं होती। हाँ, क्योंकि उससे इंफ्रारेड निकलती है ट्यूबलाइट से ही, अल्ट्रावायलेट निकलती, तो हीटिंग इफेक्ट किसका होता है? इंफ्रारेड का होता है, इसलिए बल्ब गर्म होता है रोयल जी। हाँ जी, हाइड्रोकार्बन में कुछ नहीं होता, हाइड्रोकार्बन से कुछ नहीं आता आपके पेपर में, एल्केन एल्कीन एल्काइन ये आती है, इनके जनरल फॉर्मूले वो लिखवाऊंगा। क्लास रुकी नहीं है, क्लास खत्म हो गई है भाई। ठीक है, चलो भाई क्लास स्टॉप करते हैं, बाकी कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन।